हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के सेकंड अध्याय अम्ल चारक एवं लवण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर की अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है, साथ ही इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न लिखा गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। इसका पीएच संभवतः क्या होगा? अब लाल लिटमस को नीले में कौन बदलता है आप सब जानते होंगे, तो वो कौन होता है? क्षारक होता है। और क्षारक का जो पीएच मान है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? कोई विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा? इसका जवाब हमें देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी NaOH का कितना है? 10 ml है और HCl का कितना है? 8 ml है। ठीक है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? देखो यहाँ पर 10 का डबल कितना हुआ है? 20 हुआ है। तो यहाँ पर HCl भी 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16 ml हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का मतलब है जिसे हम साधारण भाषा में एसिडिटी कहते हैं। होता क्या है, हमारे पेट में जठर रस की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हमारे आमाशय में जठर रस की अधिकता हो जाती है तो हमें पेट में जलन महसूस होती है। तो उसको दूर करने के लिए हम इनो, जिसमें सार होता है, उस एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो कि कैसा होता है? प्रति अम्ल होता है। मतलब वो सारक होता है और अम्ल के प्रभाव को नष्ट करके उसे उदासीन करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है। पहले में क्या लिखना है? इनके लिए शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद हमें संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखें, तो चलिए आगे हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। देखें, पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए शब्द समीकरण क्या होगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट लवण के रूप में बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? तो जिंक प्लस H2SO4, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो ZnSO4 लवण के रूप में और H2 गैस का क्या होगा? निष्कासन होगा। दूसरा देखें इसी का, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहां पर भी अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ हो रही है। तो देखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम के साथ कराई जा रही है तो लवण के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। अभिक्रिया की बात करें तो मैग्नीशियम मतलब Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला देखें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। यहां पर भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ हो रही है। तो देखें, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु के साथ होगी तो लवण के रूप में एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। अभिक्रिया देखें, एल्यूमिनियम के लिए Al, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, और जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। अगला देखें, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण के रूप में फेरिक ऑक्साइड
और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अभिक्रिया की बात करें तो लोहा मतलब फेरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो फेरिक क्लोराइड जो कि लवण है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये पांचवा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखें, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, सही बात है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करें। देखो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, वही ग्लूकोज का C6H12O6। तो इन दोनों सूत्रों में भी क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये अम्ल की श्रेणी में क्यों नहीं आते, इसको हमें एक क्रियाकलाप द्वारा साबित करना है। ठीक है, चलिए तो देखें, हमने सर्वप्रथम क्या किया, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लिया, विलयन लिया। ठीक है, हमने 4 विलयन लिए हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर हमने क्या किया, एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, उसकी लिमिट कितनी है, 100 ml। इसके ऊपर हमने एक कॉर्क लगाया, कॉर्क का मतलब ढक्कन कह लो आप, और इस पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब किलो को, जो 2 ऊपर हमने लोहे की कील लगाई है, उनको 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और एक स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। अभी इसका हम चित्र भी देखेंगे। ठीक है, अभी ये देख लें कि जो 2 कीले हमने ऊपर लगाई है बीकर पर, उनको हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और एक बल्ब और एक स्विच के माध्यम से उनको जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब बीकर में थोड़ा तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की। इसी क्रिया को हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराया। तो इस स्थिति में हमें बल्ब क्या हुआ, जलता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब इस स्थिति में उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर अगले अनुप्रयोग में हमने क्या किया, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। कारण क्या है, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते, और जो जलीय विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करते उनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, इसी बात को चलिए हम चित्र के जरिए फिर से समझते हैं। यह आपके सामने चित्र दिया गया है। यहां पर देखें, पहले चित्र में हमने एक बीकर लिया है। ठीक है, बीकर के अंदर हमने एक रबर का कॉर्क लिया है और यहां पर हमने एक अम्ल का विलयन लिया है, वो चाहे HCl हो या H2SO4 हो। फिर हमने इन दोनों कीलों को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, एक बल्ब और एक स्विच के माध्यम से एक सर्किट से जोड़ दिया है। और जब हम इस बैटरी से इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जल उठता है। इसका मतलब इस परिपथ में आयनों का निर्माण हो रहा है और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कब, जब विलयन किसका है, अम्ल का है। लेकिन दूसरे केस में हमने यहां पर किसका विलयन लिया है, एल्कोहल का विलयन लिया है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहां पर जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब नहीं जलता। कारण क्या है कि अल्कोहल के विलयन से किसी भी प्रकार के आयनों का निर्माण नहीं होता। इस कारण से आयनों की उत्पत्ति नहीं होने के कारण इसमें किसी तरह का विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, इसका कारण बताना है। आश्रित जल का मतलब है एकदम शुद्ध जल, और शुद्ध जल विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है, इसका हमें कारण बताना है। तो देखें, आश्रित जल कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं, यानी इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल 7 होती है, और इसी कारण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। अगर कोई जल आश्रित यानी 100% प्योर है, इसका मतलब वो न तो अम्ल है और न ही क्षार है। ऐसी स्थिति में वो उदासीन जल है और वो किसी भी प्रकार के आयनों की उत्पत्ति नहीं करेगा। अतः आश्रित जल या शुद्ध जल से कभी भी विद्युत का चालन नहीं होगा। जबकि हम वर्षा जल की बात करें तो वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान होता है, क्योंकि वर्षा के जल में कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है और इन अशुद्धियों के कारण उसमें अम्ल की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं।
ठीक है। और अम्लीय होने के कारण ही ये जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं और आयन उत्पन्न करने के कारण ही वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, जबकि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। अगला प्रश्न देखें, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब जल की अनुपस्थिति होगी तो जो अम्ल है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि जल की अनुपस्थिति में, ठीक है, जल की अनुपस्थिति में जो आयन है वो अम्ल से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहां पर अनुपस्थिति है, ठीक है। जल की अनुपस्थिति में जो आयन है वो अम्ल से अलग होते हैं, यानी अम्ल उस स्थिति में आयनों की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा, इस कारण से वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न देखें, 5 विलयन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो उनके पीएच मान 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल अम्लीय है और कौन सा दुर्बल क्षारीय है, ये हमें पहले बताना है। और उसके बाद पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम सब ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, उसी आधार पर हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इसके लिए हमने एक सारणी बनाई है। देखें, जहां एक भाग में हमने विलयन लिखा है, दूसरे भाग में हमने पीएच मान लिखा है और तीसरे में सार्वत्रिक सूचक से जांच लिखा है। तो देखें, जिस पहले विलयन की बात कर रहे हैं, पहले विलयन का पीएच मान कितना है? 4 है। 4 का मतलब क्या है? 7 से कम है। तो 0 और 1 सामान्यतः प्रबल अम्ल होते हैं और 2 से लेकर 7, 6 तक जो पीएच मान वाले अम्ल होते हैं वो साधारणतः दुर्बल अम्ल की श्रेणी में गिने जाते हैं। अतः विलयन ए जिसका पीएच मान 4 है वो कैसा होगा? दुर्बल अम्ल होगा। दूसरा विलयन बी जिसका पीएच मान 1 है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता काफी अधिक है, अतः ये कैसा होगा? प्रबल अम्लीय विलयन होगा। तीसरा विलयन सी की बात करें तो इसका पीएच मान 11 है, इसका मतलब यह कैसा होगा? प्रबल क्षारीय होगा। फिर चौथा विलयन डी है जिसका पीएच मान 7 है और 7 कैसा होता है? हमें पता है वो उदासीन होता है। फिर अगला है 5वां विलयन ई जिसका पीएच मान 9 है, इसका मतलब ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार हमने एक पीएच स्केल की मदद से इन सभी विलयनों की जांच करके ये बता दिया कि कौन सा विलयन किस प्रकृति का होगा। आगे हमें इनकी क्या करना है, इनको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। तो हम जानते हैं कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है? सी का। इसका मतलब इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे। फिर किसका है? ई का। तो इसके बाद ई में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होंगे, फिर डी में सबसे कम होंगे, फिर ए में सांद्रता उससे कम होगी और सबसे अधिक सांद्रता किसमें होगी? बी में। ठीक है, मतलब सी में सबसे कम सांद्रता, उससे अधिक ई में, फिर उससे अधिक डी में, उससे अधिक ए में और सबसे अधिक किसमें होगी? बी में, क्योंकि बी की पीएच वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी ये प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं परक नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, परक नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परक नली बी में एसिटिक अम्ल लीजिए। किस परक नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो ये हम सब जानते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अतः जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया परक नली ए में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होगी तो इस स्थिति में अधिक तेजी से बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। तो देखें, परक नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है वो एसिटिक अम्ल CH3COOH से क्या है? अधिक प्रबल है, और जो अम्ल जितना अधिक प्रबल होगा वो उतनी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेगा। अतः उस विलयन में हाइड्रोजन की अधिक तीव्रता के कारण हमें अधिक बुदबुदाहट क्या होगी? दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, मतलब वो कुछ अम्लीय प्रकृति का होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखें, ताजे दूध का पीएच का मान कितना होता है? 6 होता है, लेकिन
दही बनने की प्रक्रिया में जो दूध है वो किस में बदलता है, दही में, और उस दौरान दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कब, जब दूध दही में परिवर्तित होता है। तो अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण जो दही का पीएच मान है वो 6 से क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हुई है, अतः उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, और दूसरा है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। इन दोनों प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। तो पहला देखें, ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और जब दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्या बना रहे, क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे और लंबे समय तक ये खराब न हो। तो जब ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उसकी प्रकृति कुछ क्षारीय हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है, इसका पीएच मान बदलकर 6 से अधिक हो जाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, इसका कारण क्या है। तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना जो लैक्टिक अम्ल है वो ताजे दूध में मिला बेकिंग सोडे को पहले क्या करता है, उदासीन करता है, और फिर उसके बाद उस दूध को किस में बदलता है, अम्ल में बदलता है। इस कारण यहाँ पर 2 प्रक्रिया हो रही है, पहले उस क्षारीय दूध को उदासीन बनाने की, और उसके बाद उस उदासीन विलयन को किस में बदला जाता है, अम्ल में। इस कारण से दही बनने में क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। यह आपका 12वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये आर्द्रता या जल वाष्प की उपस्थिति में क्या करता है, जल को अवशोषित करके ये ठोस जिप्सम बना लेता है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इस दुविधा से बचने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि ये जिप्सम में ना बदले। अगला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो जब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के गुणों के या प्रभावों को नष्ट कर देते हैं और किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। और लवण की प्रकृति उदासीन होती है, इस कारण से इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर 2 उदाहरण भी बोला है, तो अम्ल और क्षारक के आप कोई भी 2 उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण में बात कर रहा हूं, HCl + NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl + H2O। ठीक है, तो देखो HCl अम्ल है, क्षारक क्या है, NaOH, लवण क्या होगा, NaCl, और जल बनेगा। ठीक, उसी तरह दूसरा उदाहरण जैसे HCl + MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से क्या बनेगा, MgCl2 + H2O। तो यहां पर बराबर करने के लिए हम कितने ले लेंगे, 2। तो यहां पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा जो कि लवण है और जल बनेगा। तो इस प्रकार ये 2 उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। यानी हमें धोने के सोडे के 2 उपयोग बताने हैं और 2 उपयोग बेकिंग सोडा के बताने हैं। तो सबसे पहले हम धोने के सोडे की बात करते हैं। तो धोने के सोडे को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग में, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो खाने की चीजें होती है उन खाने की चीजों को मुलायम, स्पंजी और खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, बेकिंग सोडा की क्षारीय प्रकृति होने के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस अम्ल की अधिकता को कम अथवा उदासीन करने हेतु हम बेकिंग सोडा का उपयोग क्षारकीय पदार्थ के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों को
आसानी से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।